बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल लर्न बायो बायोट्रिक्स। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बायो एनर्जेटिक की यूनिट से फोटोसिंथेसिस के बारे में। हम पढ़ चुके हैं लाइट रिएक्शन के बारे में और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल। ये मैं बना रही हूँ एक बड़ा लीफ। दिस इज लीफ। अब लीफ के अंदर मैं मीजोफिल सेल बना रही हूँ। लीफ के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं लेकिन मैं सिर्फ एक ही सेल बना रही हूँ जिसे कहते हैं मीजोफिल सेल। दिस इज मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के अंदर सारे ऑर्गेनेल्स होती हैं जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी बॉडीज, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारा जो काम है वो है फोटोसिंथेसिस के साथ, तो मैं ले रही हूँ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनेल है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। दिस इज क्लोरोप्लास्ट। बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है थैलेकॉइड्स। ऐसे एक कॉइन के स्ट्रक्चर को बोला जाता है थैलेकॉइड्स। दिस इज थैलेकॉइड। और ये जो कंप्लीट बिल्डिंग सा बनता है इसको बोला जाता है ग्रेना। सन की एनर्जी को प्लांट ट्रैप करते हैं और क्या लगे होते हैं यहाँ पे थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में पिगमेंट्स लगे होते हैं, डिफरेंट पिगमेंट्स लगे होते हैं। वो सन की एनर्जी को, जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ है जो 380 से 750 तक होती है, उनके दरमियान वेवलेंथ वाली जो वेवलेंथ की लाइट है उसको ट्रैप करते हैं और इसको यूज़ करके, यानी इसको ट्रांसफ़र करके किस चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, केमिकल एनर्जी में ये ट्रांसफॉर्म करते हैं सन की एनर्जी को। अब हम लेते हैं एक थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में ही लाइट रिएक्शन होती है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन। दिस इज थैलेकॉइड। एक बड़ा सा कॉइन हमने लिया, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन बना ली है हमने। थैलेकॉइड, ये थैलेकॉइड है और ये इसकी मेम्ब्रेन है। अब मेम्ब्रेन पर ही सारे पिगमेंट्स जो है वो लगे होते हैं। यहाँ पर दो सिस्टम्स होते हैं, दो ऐसे डब्बे होते हैं, दो से ज़्यादा होते हैं क्योंकि एक मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन की बहुत सारी लाइट रिएक्शन चली होती हैं। तो ये मैं एक ही वो बना रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, यहाँ बहुत सारे नहीं बना सकती। तो ये है PS2 जिसे हम फोटो सिस्टम 2 बोलते हैं, और ये है PS1 जिसे हम फोटो सिस्टम 1 बोलते हैं। अब ये कुछ नहीं है। PS2 क्या है, ये जितनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इसको PS2 का नाम दिया गया है। और ये 700 नैनोमीटर की लाइट को, वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इसको PS1 का नाम दिया गया है। PS1 पहले डिस्कवर हुआ इसलिए इसको PS1 का नाम दिया गया। हालांकि ये PS2 आता है, लेकिन इसकी डिस्कवरी की वजह से, क्योंकि ये पहले डिस्कवर हुआ, इसको PS1 का नाम दिया गया और ये बाद में डिस्कवर हुआ, इसको PS2 का नाम दिया गया। यहाँ पे इसके सेंटर में जिसे हम रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, दिस इज रिएक्शन सेंटर। यहाँ पे क्लोरोफिल ए के 2 मॉलिक्यूल पड़े होते हैं। जब सन की एनर्जी यहाँ पे पड़ती है तो इसके साइड पे, जिसे हम एंटीना बोलते हैं, एंटीना या लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, बी, सी, डी, ई, डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं जो कि सन की एनर्जी की डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। और फिर यहाँ से सन की एनर्जी जो आती है वो एब्जॉर्ब करते हैं, एंटीना में एब्जॉर्ब होती है। एंटीना लगा होता है, एंटीना। यहाँ पे जो पिगमेंट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं और ये एनर्जी पास ऑन कर करके किसको देते हैं, जो रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए के 2 मॉलिक्यूल पड़े होते हैं उसको देते हैं। जब एनर्जी क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल के पास आ जाती है तो वो खुशी से एक्साइट हो जाते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। यहाँ से जंप करके ये इलेक्ट्रॉन
ऊपर वाली शेल में चले जाते हैं। जब ऊपर वाली शेल में चले जाते हैं तो यहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है, वो इनको कैच कर लेता है। अब ये बंदा कौन है? इसे हम प्राइमरी एक्सेप्टर बोलते हैं। प्राइमरी एक्सेप्टर से फिर ये आएंगे, यहाँ पे और बंदा होगा यानी प्लास्टोक्वाइनोन होगा, फिर इसके बाद साइटोक्रोम B6F होंगे, यहाँ से PC होगा, यानी ये ऐसे ऐसे पास ऑन होते जाएंगे। यहाँ जब PS1 में आएंगे तो PS1 के सेंटर में भी क्लोरोफिल A के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इस इलेक्ट्रॉन को PS1 के सेंटर वाले क्लोरोफिल A के मॉलिक्यूल को दे देंगे। अब ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये किसको देगा? जो PS1 है, ये फेराडॉक्सिन को ये इलेक्ट्रॉन देगा। फेराडॉक्सिन अब कड़ा मुंह देख रहा है कि मैं क्या करूँ इस इलेक्ट्रॉन का, ये तो मेरे पास आ गया है। अब बाहर जो स्ट्रोमा है, ये क्या बनाया मैंने? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस भी होते हैं, इसके अलावा NADP के मॉलिक्यूल भी होते हैं। तो यहाँ पे जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है उसके बाहर साइड पे एक एंजाइम लगा होता है। इस एंजाइम की वजह से NADPH यानी NADP और प्लस H और ये इलेक्ट्रॉन आके क्या बना लेते हैं? NADPH बना लेते हैं। NADPH क्या है? वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आगे हम डार्क रिएक्शन में इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गया PS2 के सेंटर रिएक्शन से जो इलेक्ट्रॉन गया, अब इसको कौन देगा इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे वाटर होता है ल्यूमेन ऑफ द थैलेकॉइड में, यहाँ पे वाटर होता है, वो कहता है कुर्बान मैं दूंगा ये अपने इलेक्ट्रॉन। ये खुद को क्या कर लेता है? तोड़ देता है। किस चीज़ में? यानी फोटोलिसिस हो जाती है इसकी। यहाँ से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन, इसको आप लोग खुद बैलेंस कर ले पर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? ये जो वाटर के इलेक्ट्रॉन हैं ये चले जाएंगे क्लोरोफिल A के मॉलिक्यूल के पास, उनको देंगे। इस तरह ये साइकिल ऐसे होता रहेगा और NADPH बनता रहेगा, H2O की ब्रेकडाउन होती जाएगी और इस तरह ये होता रहेगा। ऐसे में क्या होता है? ऐसे में बहुत सारे हाइड्रोजन आयन जो वाटर के टूटने से बनते हैं, यहाँ पे इसके ल्यूमेन में बहुत सारे हाइड्रोजन आयन जमा हो जाते हैं। जब इसके ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन जमा हो जाते हैं तो एक ग्रेडियंट सा बन जाता है, क्योंकि यहाँ से जो हाइड्रोजन है, जब प्लास्टोक्वाइनोन साइटोक्रोम B6F को इलेक्ट्रॉन पास ऑन करता है तो इसकी एनर्जी कम हो जाती है। इस कम एनर्जी को यूज़ करके हाइड्रोजन अंदर आ जाता है बाहर से भी। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से भी बाहर से भी अंदर आ जाता है और ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन बाहर से अंदर आ जाते हैं। और एक जो स्ट्रोमा में हाइड्रोजन है वो तो यूज़ हो जाता है, NADPH के साथ लग जाता है, यानी NADP के साथ लग जाता है, तो यहाँ से भी इसकी एक हाइड्रोजन की कमी हो जाती है स्ट्रोमा में। तो अंदर हाइड्रोजन बढ़ गए हैं और स्ट्रोमा में हाइड्रोजन की मिकदार कम हो गई है, तो यहाँ पे एक ग्रेडियंट बनता है। ग्रेडियंट से क्या है? यहाँ की जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, इसकी मेम्ब्रेन पे एक F1 पार्टिकल लगा होता है। F1 पार्टिकल असल में क्या है? एक रास्ता है जो कि हाइड्रोजन आयन यूज़ करते हैं ताकि वो बाहर निकलें। जैसे कि डैम में पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो हम उसे रास्ता देते हैं और उसके लिए टरबाइन यूज़ करते हैं और उसी टरबाइन को हम उसी वाटर के प्रेशर से चलाते हैं जो हमें बिजली देता है। इस तरह ये हाइड्रोजन यहाँ से प्रेशर से आएंगे और इस स्ट्रोमा में मौजूद ADP के साथ इस एनर्जी को यूज़ कर, यानी फॉस्फेट अटैच हो जाता है और क्या बना लेता है? ATP बना लेता है। तो लाइट रिएक्शन से एक तो NADPH बना, एक ATP बना, इसके अलावा ऑक्सीजन भी बन गया लाइट रिएक्शन से। ये वही ऑक्सीजन है जो स्टोमेटा के थ्रू बाहर जाता है और फिर हम इसे इनहेल करते हैं, यूज़ करते हैं, जिंदा रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाता है
यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो फिर दोबारा PS2 के पास वापस नहीं आता, वो तो फिर वाटर का ब्रेक डाउन होता है, वो जाता है। लेकिन इसका अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास कभी वापस नहीं आता, वो NADPH के पास चला जाता है। तो इसलिए इसको यानी इसको Z स्कीम भी बोला जाता है, क्योंकि ये Z की तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। और इसको क्या बोला जाता है? नॉन साइक्लिक। अब ये PS1 जो है ये कभी कभार क्या होता है, FD जो है फेराडॉक्सिन, वो फिर से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 को भी दे सकता है और ये इलेक्ट्रॉन फिर PC को दे सकता है और फिर दोबारा से इस तरह ये इस PS1 के जो सेंटर वाले क्लोरोफिल A के मॉलिक्यूल हैं उसको भी दे सकता है। यानी PS1 में साइक्लिक रिएक्शन हो सकती है, जबकि PS2 में नॉन साइक्लिक रिएक्शन होती है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी वापस नहीं आता। और ये जो नॉन साइक्लिक है वो अक्सर हम देखते हैं जो स्ट्रोमा लेमेली होता है, जो मैंने बनाया था कि ऐसे बहुत सारे ग्रेना होते हैं, ग्रेना जो सीढ़ियाँ बनाते हैं आपस में मिलने के लिए, उनमें स्ट्रोमा लेमेली में PS1 का यानी नॉन साइक्लिक रिएक्शन होता है अक्सर। अब ये तो था लाइट रिएक्शन। अब हम डार्क रिएक्शन में क्या करें? मेन जो हमारा टॉपिक है वो है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का ये मतलब नहीं है कि वो रात को होता है, वो भी दिन को ही होता है, लेकिन वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज़ करके, यानी वो सन की एनर्जी को डायरेक्टली यूज़ नहीं करता, वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज़ करके ग्लूकोज बनाता है। क्या होता है? जैसे कि ये है, इसको C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन, ये 3 नाम इनके लिए हैं, ये आप लोग याद कर लें। ये तीनों साइकिल कहाँ पे होते हैं? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा कहाँ पे है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो उसका पेट होता है उसको स्ट्रोमा बोला जाता है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन होता है। यहाँ से बच्चों क्या होता है? अब ये सेल है, सेल के अंदर यानी लीफ के थ्रू क्या होते हैं? जैसे कि स्टोमेटा होते हैं, इस स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, इस स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आता है और कभी कभार सेल के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ होता है, जो रिस्पायरेशन के दौरान यानी माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, लेकिन वो बहुत कम मिकदार में होता है और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा मिकदार में होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर का हम यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इस स्ट्रोमा में एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? राइबोलोज बिसफॉस्फेट। राइबोलोज बिसफॉस्फेट के कितने कार्बन्स होते हैं? कितने कार्बन्स होते हैं? ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 5 कार्बन और इसके साथ 2 फास्फेट लगे होते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, इसको अपना कार्बन देगा, तो ये आपस में क्या बना लेंगे? यहाँ पे ये जो इसका 6 यानी ये इस कार्बन का जो ये कार्बन है इसके साथ आ जाएगा, ये भी यहाँ पे आके इस पे अटैच हो जाएगा। यानी राइबोलोज बिसफॉस्फेट 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर से आया वो अपना कार्बन दे देगा और इस तरह ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। लेकिन ये जब 6 कार्बन का बनता है तो ये स्टेबल नहीं रहता, ये टूट जाता है, बहुत जल्दी ये टूट जाता है। तो टूट के ये 2 मॉलिक्यूल 3-3 कार्बन के बना लेता है इस तरह। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल 3-3 कार्बन के बने हैं इसको हम बोलते हैं फास्फोग्लाइसरिक एसिड, 3PGA, 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड। यानी इसके साथ फास्फेट ग्रुप भी लगा होता है। ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लाइसरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लाइसरिक एसिड। अब इसके कार्बन नंबर 3 पे फास्फेट लगा है तो 3 फास्फो मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ, 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड PGA, 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड। अब जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट से कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ मिलके जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाता है, इस प्रोसेस को कार्बोऑक्सिलेशन बोला जाता है। कार्बोऑक्सिलेशन। और ये किसकी मदद से होता है? ये एंजाइम की मदद से होता है जिसे हम रोबिस्को बोलते हैं।
रोबिस्को सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है? रोबिस्को है। ये भी आप लोग याद रखें। अब जो ये दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के बन गए हैं, तो यहाँ से ये क्या होता है, ये जाके अब यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के मॉलिक्यूल यहाँ पे ये NADP और ATP यहाँ पे खड़े, ये NADP हैं, DPH हैं, और ये जो है ये दूसरा बंदा ATP हैं। यह यहाँ पे पर्दे के पीछे खड़े देख रहे हैं कि हमें कब बुलाओगे, हम भी आएँ और आपकी हेल्प करें। तो ये कहता है कि आ जाओ। यहाँ पे 2 NADPH और 2 ATP के मॉलिक्यूल आएंगे। दो इसलिए क्योंकि ये कितने मॉलिक्यूल हैं हमारे पास? 3 कार्बन के, यानी फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बन गए हैं जो कि 3-3 कार्बन के हैं। ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। तो इसके लिए इसकी रिडक्शन क्या है, यानी इसमें ये जो फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है इसमें COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसकी रिडक्शन के लिए इसके लिए क्या आता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 NADPH, एक मॉलिक्यूल S1 मॉलिक्यूल के लिए आएगा और दूसरा जो है वो S नंबर 2 के लिए आएगा। फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड की बात कर रही हूँ। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन जब हम ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके साथ, जब हम किसी एसिड की रिडक्शन करते हैं तो वो एल्डिहाइड उससे बनता है। और जब हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन क्या है? जब हाइड्रोजन हम ऐड करते हैं, जब हम किसी एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं तो वो अल्कोहल बनता है। यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की क्या करेंगे? यहाँ ये जो फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड हैं, जब एसिड की हम वो करेंगे, रिडक्शन करेंगे, तो यहाँ पे हमारे साथ क्या आएगा? एल्डिहाइड। यहाँ पे एल्डिहाइड आएगा। और इसके लिए ये 2 मॉलिक्यूल इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बने हैं, और यहाँ पे 2 ATP इसलिए चाहिए ताकि हम हाइड्रोजन लगाने के लिए, ताकि ये जो हाइड्रोजन है, जो NADPH का हाइड्रोजन है, उसकी रिडक्शन हम करेंगे 3PGA की, और ये हाइड्रोजन लग जाएगा इस 3PGA के साथ। तो इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और एनर्जी भी हम उतनी ही देंगे जितने ये मॉलिक्यूल हैं, यानी 2 ATP मॉलिक्यूल एनर्जी हम देंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? अपने आसपास तमाम डिस्ट्रक्शंस आप लोग ख़त्म कर दें, गौर से सुने। ये बहुत अजीब सा टॉपिक है, बच्चों को समझ में नहीं आता, मास्टर करने के बाद भी बच्चों को समझ में नहीं आता। ये क्या है? ये 2 मॉलिक्यूल हमारे पास 3 कार्बन के बने। किस चीज़ से? राइबोलोज बिसफॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल है वो 5 कार्बन का होता है। जब बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो वो उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, मिल जाता है, और अपना कार्बन जो है वो राइबोलोज बिसफॉस्फेट को दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट 6 कार्बन का बन जाता है। लेकिन 6 कार्बन बन के वो खुश नहीं होता, वो क्या हो जाता है? वो टूट जाता है दरमियान में। जब दरमियान में टूटता है तो 6 को अगर हम दरमियान में टूटे तो 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास बनेंगे। 2 मॉलिक्यूल्स 3-3 कार्बन के हमारे पास बनेंगे, और हर एक के साथ, क्योंकि यहाँ पे 2 फॉस्फेट हैं और हर एक मॉलिक्यूल के साथ फॉस्फेट भी लगा होगा, और इस एक मॉलिक्यूल को फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बोलते हैं, और ये दूसरा मॉलिक्यूल भी 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड ही है। ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम ये जो NADPH हैं इसको लाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने अब 3PGA यानी 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड की रिडक्शन करनी है। रिडक्शन का क्या मतलब है? कि हमने इसके साथ हाइड्रोजन ऐड करना है। चूँकि ये 2 मॉलिक्यूल हैं तो हम 2 NADPH को यहाँ लाएंगे, और यहाँ पे हर एक ग्रुप के साथ, हर एक मॉलिक्यूल के साथ एक हाइड्रोजन अटैच करेंगे। और इस हाइड्रोजन अटैच करने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए, तो हम ये जो ATP बना है, जो लाइट रिएक्शन में ATP हमारे पास बन गया है,
हम उसको भी यूज़ करेंगे यहाँ पे, यानी 2 ATP भी चाहिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लाइसरिक की रिडक्शन के लिए 2 ATP मॉलिक्यूल चाहिए। तो यहाँ पे ये 2 ATP मॉलिक्यूल यूज़ होके 2 ADP बना लेंगे और ये 2 NADPH उससे हाइड्रोजन छीन लेंगे 3PGA वाले मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या बन जाएगा, ये NADP बना लेंगे, ठीक है, NADP। और ये जो 2 मॉलिक्यूल थे और इसी तरह यहाँ पे 2 NADP, यानी ये लुट गए, यहाँ पे 2 ATP के मॉलिक्यूल भी लुट गए और 2 NADPH के मॉलिक्यूल भी लुट गए यहाँ पे। अब इन्होंने जो आगे बनाना है इसको क्या बोला जाता है, इसको इस प्रोसेस को, ये ऊपर वाला जो है जो इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलेशन, जो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रेबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिलता है उसको कार्बोक्सिलेशन बोला जाता है। और इस प्रोसेस को जिसमें रिडक्शन होती है इसको रिडक्शन बोला जाता है, रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्टेज बोला जाता है या रिडक्शन प्रोसेस बोला जाता है। अब यहाँ पे जो इसकी जो 3PGA के मॉलिक्यूल हैं जिसकी रिडक्शन हो गई है, अब ये एसिड था, एसिड की रिडक्शन से क्या बनता है, एसिड की रिडक्शन से अल्डिहाइड बनते हैं। एसिड के साथ जब हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जाता है तो क्या बनता है, अल्डिहाइड। तो ये 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड से क्या बना लेंगे, 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, यानी पागल हम इसे बोलते हैं। और यहाँ पर भी 2 ही मॉलिक्यूल होंगे, ये 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल 3PGAL, 3 पागल यानी 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। एसिड की हमने रिडक्शन कर दी, एसिड के रिडक्शन होने से क्या होता है, अल्डिहाइड बनता है। और ये 2 मॉलिक्यूल है फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड की, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 ही मॉलिक्यूल PGAL यानी फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड के बनेंगे, ठीक है, 2 ही मॉलिक्यूल यानी 3-3 कार्बन की, ये भी। इसका सिर्फ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है, कार्बन नंबर चेंज नहीं होते। फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड क्या बन जाता है, अल्डिहाइड बन जाता है, जबकि फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड होता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप सिर्फ चेंज हो जाती है, कार्बन चेंज नहीं होती। कार्बन इसमें भी एक मॉलिक्यूल में 3 है, इसमें भी 3 ही है। अब यहाँ पे ये दोबारा से क्या होगा, जो 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड हमारे पास आया है तो ये दोबारा से क्या बनाएगा, ये दोबारा से जो साइकिल इसका बनता है ये दोबारा से बनाएगा हमारे पास ये रेबुलोज बिसफॉस्फेट, यानी 5 कार्बन का फिर मॉलिक्यूल बनाएगा जिसे हम रेबुलोज बिसफॉस्फेट कहते हैं। और ये एक कार्बन कहाँ चला जाएगा, अब ये तो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के टोटल हमारे पास 6 कार्बन्स होते हैं। लेकिन जब ये आगे पास ऑन होगा, इसने रेबुलोज बिसफॉस्फेट बनाना है। अब आगे जाके इसने रेबुलोज बिसफॉस्फेट बनाना है, और ये जो रेबुलोज बिसफॉस्फेट बनाएगा इस प्रोसेस को रीजेनरेशन, यानी दोबारा से ये रीजेनरेट करेगा रेबुलोज बिसफॉस्फेट को, इस प्रोसेस को रीजेनरेशन बोलते हैं। रीजेनरेशन में भी एक ATP यूज होता है, ATP यूज होके ADP बना लेता है, क्योंकि हर काम के लिए हमें एनर्जी तो चाहिए। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड हैं उसमें उसके 2 मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है टोटल, लेकिन अब इस 6 कार्बन के मॉलिक्यूल से हमने क्या बनाना है, रेबुलोज बिसफॉस्फेट बनाना है जो कि 5 कार्बन का है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक कार्बन दे देते हैं नीचे, यहाँ पे हमने बोरी रखी होती है, इस बोरी में हम एक कार्बन रख लेते हैं। इस तरह ये साइकिल जो है, यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जो स्टार्ट होता है, यहाँ आके इस तरह 2 कार्बन बनेंगे, यानी 2 जब कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं तो ये साइकिल 2 दफ़ा इस तरह चलता है, 2 कार्बन हमारे पास आ गए। फिर
जब 3 कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिबोलोज बिसफॉस्फेट से मिलते हैं तो इस तरह तीसरी दफ़ा ये कार्बन डाइऑक्साइड चलेगा, और इस तरह चौथी दफ़ा और 5वीं दफ़ा और इस तरह 6 दफ़ा, यानी ये साइकिल 6 दफ़ा ऐसे चलेगा, जिससे हमारे पास क्या बनेगा, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं। यही तो हमने बनाना था ग्लूकोज। इसके लिए हमने यहाँ पे बोरी रखी होती हैं, इसको भर देंगे। 3-फॉस्फोग्लाइसरॉल्डिहाइड से एक कार्बन यहाँ पे आएगा, और ये कितने चक्कर लगाएंगे, ये 6 चक्कर लगाएंगे। और कितने कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होंगे, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 6 कार्बन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यूज़ होंगे, और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा और हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आएगा। अब ये NADP और ATP जो यहाँ पे लुट गए हैं, इन्होंने अपना, एक ने फॉस्फेट ग्रुप दे दिया है, एनर्जी दे दी है, और एक ने हाइड्रोजन, तो ये यहाँ पे स्ट्रोमा में ऐसे पड़े रहेंगे लुट के। अब क्या होता है, ये जो स्ट्रोमा में पड़े होते हैं, ये जब लाइट रिएक्शन आता है तो ये जो स्ट्रोमा में NADP है, ये कहाँ से आया होता है, ये डार्क रिएक्शन से लुट के आता है। और ये जो ADP है यहाँ पे, वो कहाँ से आता है, ये भी डार्क रिएक्शन से लुट के आता है। तो ये दोबारा से यहाँ पे जब फॉस्फेट जब एनर्जी बनती है, यानी F1 पार्टिकल से फिर दोबारा से ATP बनता है, चार्ज हो जाते हैं, यानी ये मॉलिक्यूल NADP लाइट रिएक्शन से चार्ज होते हैं और डार्क रिएक्शन में लुट के दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं और दोबारा से लाइट रिएक्शन में चार्ज होते हैं। ठीक है बच्चों, अब कार्बन डाइऑक्साइड हम रिएक्शन लिखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल 12 वाटर मॉलिक्यूल वो बनाते हैं कार्बन C6H12O6। इसके अलावा ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन तो बस लाइट रिएक्शन में वाटर की फोटोलिसिस से निकल जाता है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड हम कभी बोलते हैं कि ये वाटर, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन का हाइड्रोजन चला जाता है C6 में ग्लूकोज में, और ये ऑक्सीजन चला जाता है ग्लूकोज में कार्बन डाइऑक्साइड का। तो H2 हम बोलते हैं कि H2O का हाइड्रोजन जो है वो चला जाता है ग्लूकोज में। तो फिर ये हम इस तरह भी बोलते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो आता है वो NADPH का होता है। तो ये वाटर से कैसे आता है बच्चों, ये वाटर से ही आता है, क्योंकि ये वाटर के ही हाइड्रोजन है जो कि क्या हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है और फिर NADPH के साथ लग जाता है, और ये NADPH जाके यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के मॉलिक्यूल को रिड्यूस करता है, उनको हाइड्रोजन देता है। तो ये वही हाइड्रोजन है। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं, या फिर से रिवाइज कर लूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है और ये ऑक्सीजन निकल जाता है। इस तरह फोटोसिंथेसिस होता है और ग्लूकोज बनता है। C3 साइकिल सारे प्लांट में होता है। C3 साइकिल जितनी भी प्लांट है, फोटोसिंथेटिक प्लांट है, उन सब में C3 साइकिल होता है। ठीक है बच्चों टाइम कम है, बस जल्दी से फिर से रिवाइज करती हूँ अगर टाइम मिला तो। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू अंदर आया, राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो कि 5 कार्बन मॉलिक्यूल है उसके साथ मिलके उसने 6 कार्बन कंपाउंड बनाया जो कि अनस्टेबल है, और ये यहाँ से टूट जाएगा 2 मॉलिक्यूल में। 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के बना लेगा, एक ये मॉलिक्यूल एक ये मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस को कार्बोक्सिलेशन कहेंगे। फिर 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड की रिडक्शन होगी, यानी 2NADPH, 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2NADPH लगेंगे। वो इसको रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस का मतलब है हाइड्रोजन लग जाएगा, 2NADP ये बन जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन इसके साथ 3-फॉस्फोग्लाइसरिक के साथ मिल के अल्डिहाइड बना लेगा। और इसी तरह ATP, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज़ होगा जो कि 2ADP पर बना लेगा यूज़ होके। इसको रिडक्शन प्रोसेस कहा जाता है। और ये जब 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हमारे पास 3 कार्बन के बनते हैं,
वो 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड होता है, क्योंकि इसकी जो 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड की जब रिडक्शन होती है तो वो अल्डिहाइड बनाता है। तो यहाँ पे अल्डिहाइड बन गया। अल्डिहाइड 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें दो मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसमें 6 यानी दोनों मॉलिक्यूल्स के 3-3 कार्बन होते हैं, यानी टोटल कार्बन 6 बनते हैं। इस 6 कार्बन से ये हम फिर दोबारा बनाएंगे रेबुलोज बेस फास्फेट जो कि 5 कार्बन का होता है, और एक कार्बन हम यहाँ पे ट्रैप कर लेंगे और बुरी बनेंगे, और इसी तरह 6 साइकिल चलेंगे, 6 साइकिल। इस तरह हमारे पास ग्लूकोज के 6 कार्बन हमारे पास आएंगे। इसमें जो एनर्जी यूज़ होती है 1 साइकिल में 2 NADPH, और 6 साइकिल में 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 12 NADPH बनता है, यूज़ होता है। इसके अलावा 1 साइकिल में कितनी एनर्जी यूज़ होती है, यानी 2 एनर्जी ये है, 1 एनर्जी ये 3 ATP। तो 6 साइकिल में कितनी बन जाएगी, 6 3s are 18 ATP। ठीक है, ऐसे होता है। ये साइकिल में 12 NADPH के मॉलिक्यूल यूज़ होंगे और 18 ATP के मॉलिक्यूल यूज़ होंगे, और हमारे पास क्या बनेगा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यूज़ होंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको बार बार, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता, बार बार आप लोग इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।